हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम विद एमएस में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। ठीक, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ये रक्षाबंधन का त्यौहार बड़ी खुशहाली से मनाया होगा। ठीक, और अभी आप लोगों को फिर से ध्यान देना है कि आपका एग्जाम भी आने वाला है, इसलिए अब पूरा का पूरा फोकस जो है आपकी पढ़ाई पर होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक बात हम आप लोगों को और बता दें क्या कि आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2021 यानी 2021 में एसएससी एमटीएस में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे आज हम लोग उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। एक बात हम आप लोगों को और बता दें कि इससे पहले हमने 2022 में, ठीक, यानी 2022 में जितने भी क्वेश्चन एसएससी एमटीएस को लेकर के बने हुए थे उन सभी क्वेश्चन की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर ली है। ठीक, और आज ये है हमारे पास में पार्ट नंबर 18। ठीक, इससे पहले हम लोग 17 पार्ट में हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक, और आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। ठीक, इससे पहले हम लोग 250 प्लस क्वेश्चन अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर चुके हैं जो 2022 में पूछे गए थे, और आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं यहाँ पर 2021 में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे हिस्ट्री के, वो आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। ठीक, और आज हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 16 से। ठीक, चलिए ध्यान से पढ़ते हैं और अच्छी तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। लिखा हुआ है, कह रहा है कि किस प्रकार की महापाषाण संरचना कब्र या स्मारक में कब्र के चारों ओर पत्थरों के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता था। ठीक, ये बात आपको बतानी है, जरा ध्यान से पढ़िए। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है मेन हिर, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है संगोरा व्रत, तीसरा ऑप्शन है शैलकृत गुफाएं, और चौथा ऑप्शन है महापाषाण तुम यानी डोलमेन। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी यानी कि संगोरा व्रत। ठीक, ये ध्यान रखना आपको ऑप्शन नंबर बी यानी संगोरा व्रत। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका बी। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि अकबर का राजस्व मंत्री निम्नलिखित में से कौन था। ठीक, यानी जो अकबर थे उनका राजस्व मंत्री कौन था, ये बात आपको बतानी है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए तानसेन, ऑप्शन नंबर बी तोडरमल, ऑप्शन नंबर सी बीरबल, ऑप्शन नंबर डी राजा मानसिंह। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी तोडरमल। ठीक, यानी आपको क्या याद रखना है तोडरमल, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ध्यान से देखिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास में है क्या कि भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने वर्ष 1943 में, ध्यान रखना है 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज, ये अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। ठीक, जिसे 1942 में रास बिहारी बोस और कैप्टन जनरल मोहन सिंह ने बनाया था, को पुनर्जीवित किया। ठीक, ये अच्छी तरीके से ध्यान रखना कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने करी थी, ये बड़ी अच्छी बात है, ध्यान रखना। ठीक, पेपर में ये पूछा जाता है और यहाँ पे आप गलती करके आओगे। ठीक, तो जो आजाद हिंद फौज की स्थापना करी थी, ठीक, सब लोगों को याद रहता है सुभाष चंद्र बोस। ठीक, बट याद रखना है क्या कि ये बात थी 1942 में जब आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। ठीक, तो आजाद हिंद फौज की स्थापना जो है वो करी किसने थी, तो रास बिहारी बोस और कैप्टन जनरल मोहन सिंह ने। ठीक, इन दोनों ने मिल करके आजाद हिंद फौज की स्थापना करी थी। ठीक, बट ये बात आपको याद रखना है कि ये ज्यादा दिनों तक चला नहीं पाए थे। ठीक, उसके बाद में 1943 ईस्वी में, ठीक, ये अच्छी तरीके से ध्यान रखना ना, स्थापना की बात करता है तो फिर आप फंसोगे और वहां पर आप गलत करके आओगे। ठीक, तो आपको सुभाष चंद्र बोस का नाम जरूर याद रखना है बट स्थापना के रूप में नहीं याद रखना। ठीक, उन्होंने उनका पुनर्जीवित किया था। ठीक, मतलब जो आजाद हिंद फौज थी ना उसको पुनर्जीवित किया था इन्होंने। ठीक, ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है। ठीक है, तो जो 1943 में पुनर्जीवित किया था आजाद हिंद फौज ने, वो कौन थे, उनका नाम समझना ध्यान से। ठीक, तो आपका यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन लिखा हुआ महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ सुभाष चंद्र बोस, तीसरा ऑप्शन है भगत सिंह, चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। ठीक, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी सुभाष चंद्र बोस। ठीक, तो आपको याद रखना कि आजाद हिंद फौज की को जो पुनर्जीवित करने वाले थे उनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। ठीक, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में लिखा हुआ है अल्लूरी सीताराम राजू, ध्यान से पढ़िए, अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक, मतलब ये एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। अब ये आपको बात बतानी कि किस राज्य के थे। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है बिहार। ठीक, तो दोस्तों आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कैसे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी आंध्र प्रदेश। ठीक, जो अल्लूरी सीताराम राजू हैं ये भारत के आंध्र प्रदेश के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के, ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार पाया गया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, अगर आपने मोहनजोदारो मूवी देखी है तो उसमें आपको दिखाया गया है खूब अच्छे तरीके
विशाल स्नानागार। ठीक है, तो समझिए जरा ध्यान से, पहला ऑप्शन जो है कह रहा है मोहनजोदड़ो, दूसरा ऑप्शन है लोथल, और उसके बाद तीसरा ऑप्शन है धौलावीरा, चौथा ऑप्शन है कालीबंगा। ठीक, तो दोस्तों आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी मोहनजोदड़ो। ठीक, तो जो मोहनजोदड़ो नाम की मूवी जो आई है ना, आप उसमें अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि जो विशाल स्नानागार है वो इसमें खूब अच्छी तरीके से दिखाया गया है। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपसे क्या कि भारत में बाल विवाह, समझना ध्यान से, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ठीक, मतलब पहले ध्यान दिया होगा दादी के मुंह से या बाबा के मुंह से कहानियां सुनी होंगी कि हमारी शादी जो है बड़ी जल्दी करा दी गई जब हम 13 साल के थे, 14 साल के थे। ठीक, या 5 में 6 में पढ़ रहे थे तब हमारी शादी करा दी गई थी। ठीक, तो ये उसी समय की बात है। उस समय बाल विवाह खूब अच्छी तरीके से हुआ करते थे, समझ लो ध्यान से। ठीक, अभी तो देखते ना कि आराम से 25-30 साल हो जाते हैं, ठीक, तब जाकर कहीं पर शादी होती है, बट पहले की बात करें तो ऐसे 12, 13, 14, 15 साल तक के लिए सबकी शादी हो जाती थी। ठीक, तो वही कह रहे हैं कि भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है वो किस वर्ष पारित किया गया, समझना जानते। ठीक, किस वर्ष पारित किया गया कि नहीं अभी जल्दी शादी नहीं होनी सबकी। ठीक, समझना जानते, तो ये समझना। तो आप ध्यान से पढ़िए, पहला ऑप्शन है 1931, दूसरा ऑप्शन है 1929, तीसरा ऑप्शन है 1935 और चौथा ऑप्शन है 1933। ठीक, तो दोस्तों आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी यानी 1929 ईस्वी में। ठीक, यानी कि भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है वो 1929 में पारित किया गया था। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्या कि किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी? ठीक, मतलब ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी, जिसने मूर्ति पूजा जाति व्यवस्था के विरुद्ध मुहिम चलाई? ठीक, मतलब क्या कि जो सत्यशोधक समाज की स्थापना करने वाले कौन से थे, ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी और इन्होंने फिर मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के विरुद्ध मुहिम चलाई थी? मतलब क्या कि जो मूर्ति पूजा ठीक है होती थी उसको लेकर के, ठीक, या जाति व्यवस्था को लेकर के इन्होंने उसके विरुद्ध में एक मुहिम चलाई थी। ठीक, तो उनके नाम आपको बताना है, जरा ध्यान से पढ़िए। पहला ऑप्शन है देवेंद्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, तीसरा ऑप्शन है ज्योतिबा राव गोविंद राव फुले। ठीक, तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी है राजा राम मोहन राय। ठीक, तो दोस्तों आपका सही हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी ज्योतिबा राव गोविंद राव फुले। ठीक, यानी ज्योतिबा राव जो फुले थे इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी और मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के विरुद्ध में मुहिम चलाई थी। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन, ध्यान रखिए, निम्नलिखित में से कौन सा काल क्रमानुसार तुगलक वंश के शासकों का सही क्रम है? ध्यान से पढ़िएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा काल क्रमानुसार तुगलक वंश के शासकों का सही क्रम है जिन्होंने वर्ष 1320 से, ध्यान से पढ़िएगा, जिन्होंने वर्ष 1320 से 1414 तक दिल्ली पर शासन किया था। मतलब आपको तुगलक वंश के शासकों का क्रम से नाम बताना है। ठीक, और यह भी ध्यान में रखना है कि जिन्होंने 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था। ठीक, मतलब तुगलक वंश के क्रम के अनुसार आपको शासकों के नाम बताने हैं, बस ये ध्यान रखना। ठीक, पहला ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए जरा, कह रहा है मोहम्मद तुगलक, फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, फिर उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक। ठीक, उसके बाद आपसे कह रहा दूसरे नंबर ऑप्शन में गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक। ठीक, फिर उसके बाद तीसरा ऑप्शन में कह रहा फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक, चौथा ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, कह रहा गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ठीक, तो दोस्तों यहां पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी गयासुद्दीन तुगलक। ठीक, तो ये ध्यान रखना, पहले जो थे वो गयासुद्दीन तुगलक थे, दूसरे मोहम्मद तुगलक थे, तीसरे फिरोज शाह तुगलक थे। ठीक, तो ये बात को अच्छी तरीके से याद रखना है कि जो इनको क्रम है वो सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक का नाम आपको याद रखना है, फिर मोहम्मद तुगलक का नाम याद रखना है और फिर आपको फिरोज शाह तुगलक का नाम याद रखना अच्छी तरीके से। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के अधीन, ध्यान से पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है? ठीक, मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण, मतलब पहले तो औरंगजेब के अधीन में था, सीधी बात ये समझ लीजिए। ठीक, और मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है, ये बात आपको बतानी है। ठीक, मतलब उसके शासनकाल में ऐसी कौन सी चीज बनाई गई थी ये ध्यान में रखना। ठीक, पहला ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, कह रहा मोती मस्जिद दिल्ली, दूसरा ऑप्शन कह रहा है ताजमहल आगरा, तीसरा ऑप्शन है जामा मस्जिद दिल्ली और चौथा ऑप्शन है कुतुब मीनार दिल्ली। ठीक, यहां पे ध्यान रखना अच्छी तरीके से। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्या याद रखना है? ऑप्शन नंबर ए यानी मोती मस्जिद दिल्ली, यानी जो मोती मस्जिद है दिल्ली में
ठीक है। तो ये जो है वो औरंगजेब के शासनकाल में मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण माना जाता है। ठीक, तो अच्छी तरीके से आपको याद रखना है कि मोती मस्जिद का जो निर्माण है वो औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 1527 में खानवा के युद्ध में, अब ये समझना अच्छे तरीके से क्वेश्चन, पहले तो आप ये याद रखो कि खानवा का जो युद्ध है वो कब हुआ था, तो आपको याद रखना 1527 ईस्वी में। क्लियर, पहला क्वेश्चन तैयार हो गया। दूसरे में कह रहा है क्या कि युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद निम्नलिखित में से किसने गाजी की उपाधि धारण करी थी। ठीक, तो सबसे पहली तो बात याद रखिए क्या कि ये जो खानवा का युद्ध है ये हुआ किन के बीच में था, ये भी बात ध्यान में रखनी है। ठीक, तो ये दो क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से तैयार करने हैं। ठीक, तीसरा क्वेश्चन फिर यहां से बनेगा कि जिस व्यक्ति ने राणा सांगा को हराया था उस व्यक्ति ने गाजी की उपाधि धारण करी थी। ठीक, तो आपको पहले तो ये ध्यान रखना है क्या कि गाजी की उपाधि किसने धारण करी थी, ये नाम याद रखना है। ठीक, मतलब इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। पहला ये कि खानवा का युद्ध हुआ कब था, और दूसरा किनके बीच में हुआ था। ठीक, और जिसने राणा सांगा को हराया था उसको गाजी की उपाधि दी गई थी। ठीक, तो आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन से तैयार करने। फिलहाल पहला क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, कह रहा है बाबर, दूसरा ऑप्शन है दौलत खान लोधी, तीसरा ऑप्शन है महमूद शाह प्रथम, चौथा ऑप्शन है हुमायूं। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी बाबर। ठीक, यानी बाबर ने 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हरा दिया। ठीक, और हराने के बाद में उसने गाजी की उपाधि धारण करी थी। ठीक, तो ये बात आपको अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लेनी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या कि किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा, समझिए ध्यान से, किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अमित्रघात, ये ध्यान रखना है। ठीक, तो ध्यान से पढ़िए। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा ऑप्शन है बिंदुसार, तीसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चौथा ऑप्शन है कनिष्क। ठीक, तो दोस्तों यहां पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिंदुसार, यानी जो बिंदुसार है इन्हें अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। ठीक, तो ये ध्यान रखना आपको। अब अच्छा एक बात और याद रख लीजिएगा, बिंदुसार, जो बिंदुसार हैं इनका संबंध किस शासकों से है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना मौर्य शासक से। ठीक, किससे, मौर्य शासक या मौर्य वंश से इनका संबंध है, ये भी बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। ठीक, तो अमित्रघात किसे कहा जाता है, बिंदुसार को कहा जाता है। ठीक, चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में लिखा है निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन राय ने करी थी। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ लीजिए। कह रहा है क्या कि राजा राम मोहन राय के द्वारा किस समाज की स्थापना करी गई थी, ये ध्यान से आपको याद रखना है। ठीक, इस क्वेश्चन को आप कई बार पढ़ भी चुके हो पीछे। ठीक, ध्यान से पहले ऑप्शन सीख लेते हैं। कह रहा है प्रार्थना समाज, दूसरा ऑप्शन है ब्रह्म समाज, तीसरा ऑप्शन है अकाली दल, चौथा ऑप्शन है आर्य समाज। ठीक, तो दोस्तों आप सभी को जैसा कि पता ही है कि यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्रह्म समाज। ठीक, यानी ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने करी थी। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से 1913 में भारत के बाहर स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन कौन सा था। मतलब 1913 में भारत के बाहर, समझना ध्यान से। ठीक, भारत के अंदर की बात नहीं हो रही, ध्यान रखना, भारत के बाहर 1913 ईस्वी में एक क्रांतिकारी संगठन हुआ था। ठीक, अब उस संगठन का नाम आपको बताना है। ठीक, क्या था, पहला ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, लिखा हुआ भारतीय जनता पार्टी। ये कोई क्रांतिकारी संगठन था क्या, सोचो जरा ध्यान से, हैं कैसी कैसी बातें करती। दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ गदर पार्टी, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, समझ में आ रहा है। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और चौथा ऑप्शन है साइमन कमीशन। ठीक, ये साइमन कमीशन ये क्रांतिकारी थे, शाबाश, क्या ही बात है। चलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, क्या याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी यानी गदर पार्टी। यानी गदर पार्टी की जो स्थापना है वो भारत के बाहर हुई थी। ठीक है, और कब हुई थी, तो 1913 ईस्वी में हुई थी। ठीक, ये बात आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि निहंग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली गतका, नाम याद रख लो क्या थी उनकी, जो योद्धा थे कहाँ के, सिख, जो सिख योद्धा थे उनकी एक पारंपरिक लड़ाई शैली थी, वो क्या थी, गतका, जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता था। समझना ध्यान से। ठीक, जिसका इस्तेमाल जो है, जिसका यूज वो लोग क्या करते थे, आत्मरक्षा यानी कि सेल्फ डिफेंस में भी करते थे और साथ साथ खेल में भी किया जाता था। समझना, अगर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से उत्पन्न हुई है। अब ये जो गतका पारंपरिक लड़ाई शैली है सिख योद्धाओं की, वो किस राज्य से उत्पन्न हुई है, ये बात आपको बतानी। ध्यान से ऑप्शन पढ़िए। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है बिहार, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है पंजाब, चौथा ऑप्शन है राजस्थान। ठीक, तो दोस्तों जहां पर आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी यानी कि पंजाब। ठीक, तो अब देखिए जरा ध्यान से, सिख लोग जो है वो ज्यादातर कहां पर होते हैं, पंजाब में ही तो होते हैं, सीधी बात है कि नहीं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी यानी कि पंजाब। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये है हमारा पार्ट नंबर 18। ठीक, इससे पहले हम लोग 17 पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चन है, लगभग 250 प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा जो भी
वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे, क्योंकि अगर चीज़ें समय पर मिलती हैं तो आपका भी उसमें फायदा होने वाला बहुत सी तरीके से, ठीक, क्योंकि आप समय से पढ़ पाएंगे और जब आप समय से पढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट भी अच्छा हो जाएगा। ठीक, चलिए फिलहाल हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को। ठीक, कह रहा है कि युद्ध के नाम और वर्ष के निम्नलिखित युग्मों से कौन से सही सुमेलित हैं। ठीक, मतलब देखिए ध्यान से, पहले तो आपको युद्ध का नाम बताया गया है, ठीक, कि कौन सा युद्ध था, ठीक, उसके बाद कह रहा किस वर्ष में लड़ा गया, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो यहां पर अच्छी तरीके से पढ़ना। पहला ऑप्शन कह रहा है बक्सर का युद्ध, क्या कह रहा है, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, दूसरा है प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक, अब आपको ये बात ध्यान में रखनी कि दोनों युद्ध क्या सही समय पर हुए हैं, समझ में आ रहा है। ठीक, मतलब क्या कि जो दोनों का युद्ध के वर्ष दिए गए हैं वो क्या सही हैं। ठीक, ये बात आपको जाननी। तो पहला ऑप्शन ध्यान से देखिए, कह रहा है क्या कि ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, मतलब यहां पर ना तो फर्स्ट वाला जो है बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था और ना ही प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। ठीक, दूसरा ऑप्शन कह रहा है फर्स्ट और दो सेकंड दोनों, मतलब कह रहा है कि जो बक्सर का युद्ध है वो 1764 ईस्वी में हुआ था और जो प्लासी का युद्ध है वो 1757 ईस्वी में हुआ था। ये दोनों बात सही है, ये बताना आपको। ठीक, तीसरा ऑप्शन कह रहा है केवल सेकंड, मतलब कह रहा प्लासी का युद्ध तो 1757 में हुआ था बट जो बक्सर का युद्ध है वो 1764 ईस्वी में नहीं हुआ था, ये बात बतानी है। ठीक, अच्छा चौथा कह रहा केवल फर्स्ट, मतलब कह रहा है कि बक्सर का युद्ध तो 1764 में हुआ था बट जो प्लासी का युद्ध है वो 1757 ईस्वी में नहीं हुआ था। ठीक, तो दोस्तों यहां पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि यहां पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये बात आपको अच्छे से याद रख लेनी है। ठीक है, तो यहां पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग जल्दी इन सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लोगे, ताकि अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हों या कभी पूछे जाएं तो आपको एक चीज समझ में आती है कि आप इन क्वेश्चन को फिर गलत नहीं करके आओगे। ठीक है, और एक बात आप समझ लीजिए ध्यान से कि आपको इसी के आसपास के क्वेश्चन के बारे में ही तैयारी करनी है। ठीक है, आपको यहाँ पर एक चीज समझ में आ रही होगी कि हमें किस तरीके से पेपर की तैयारी करनी है, समझ में आ रहा है। ठीक, हमें किस तरीके से एग्जाम की तैयारी करनी है, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ठीक, क्या कि हम जितना आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, ठीक, आपको हम वो क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं आपके सामने जो क्वेश्चन आपके पास में पूछे गए हैं कभी ना कभी। ठीक, अब ये देखो 2021 के सारे क्वेश्चन है, तो आपको बस इससे देखो आपको एक चीज ये समझ में आती है क्या कि आपको क्या पढ़ना है, क्या क्या आपके पेपर में पूछा जाता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, अगर जिस दिन आपने ये सीख लिया ना कि हमें किताब में क्या पढ़ना है, बस समझ लो उसी दिन सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना है जितने भी हम आपको क्वेश्चन कराते हैं ना तो उसी के आसपास ही आपको पढ़ाई करनी है और आपका सिलेक्शन 100% तय है, समझ लो ध्यान से। ठीक, तो मेहनत करते रहिएगा दोस्तों अच्छी तरीके से, आपका रिजल्ट जो है वो सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अच्छे तरीके से पास कर पाएंगे एग्जाम को, समझ में आ रहा। ठीक, तो ये ध्यान रखना। चलिए हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखना और अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहना। ठीक है।